Good evening. Let us discuss about starting of DC motor. DC मोटर को स्टार्ट कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टर की क्या ज़रूरत है इसके बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, ये सब बातें करेंगे हम लोग इस वीडियो में। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ स्टार्टर। क्या मोटर को डायरेक्ट स्विच ऑन करने से कोई प्रॉब्लम है? अगर सप्लाई है हमारे पास, सपोज़ यहाँ पे ये मोटर का टर्मिनल है, डीसी शंट मोटर है, सपोज़ ये एक प्लस माइनस ये वोल्टेज दिया गया है V। अगर हम इस मोटर को सीधे डायरेक्ट मोड में सप्लाई को स्विच ऑन कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। पहले तो यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज इक्वेशन आपको हमने बताया था। इस यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज इक्वेशन अगर लिखेंगे तो आपको मिलेगा अप्लाइड वोल्टेज V होता है, इट इज़ इक्वल टू EB प्लस IaRa। यहाँ से आर्मेचर के अंदर जो करंट जाती है IA, इसका मान होता है V माइनस EB अपान RA। ये है आर्मेचर के अंदर जाने वाली करंट है। IA मतलब आर्मेचर करंट, V मतलब अप्लाइड वोल्टेज। ये IA क्या है? ये आर्मेचर करंट है, ये जाती है आर्मेचर के वाइंडिंग में। इसके बारे में भी और हम बात करेंगे। ये आर्मेचर के वाइंडिंग में करंट जाती है। ये V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज है। EB क्या है? ये बैक EMF है जो मोटर के अंदर जनरेट होता है आर्मेचर में। ये अप्लाइड वोल्टेज को बैलेंस करता है, उसके अगेंस्ट कार्य करता है। इसको काउंटर EMF भी बोलते हैं या बैक EMF भी बोलते हैं। RA क्या है? RA रोटर का ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस है, ये RA। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि ये आर्मेचर करंट जो है प्रारंभ में कितना होती है और बाद में कितना होती है। मान लीजिए कोई डीसी शंट मोटर है, ये डीसी शंट मोटर है जिस पे ये लिखा हुआ है 5 हार्स पावर। ये 5 हार्स पावर की मोटर है। P इक्वल टू 5 हार्स पावर, 5 हार्स पावर की मोटर है और ये 220 वोल्ट है। डीसी मोटर है, 220 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए इसको। फुल लोड करंट जो है, आर्मेचर करंट जो फुल लोड करंट है वो है सपोज 20 एम्पियर है और इसके आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है RA। इसका मान सपोज 0.5 ओम है, सपोज ओम। तो ये 5 हार्स पावर की मोटर है, 220 वोल्ट डीसी, फुल लोड करंट 20 एम्पियर और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। अगर इस मोटर को डायरेक्ट स्विच ऑन कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। मैंने डिस्कस किया था जब बैक EMF, तो बैक EMF का फार्मूला होता है EB इक्वल टू P5ZN अपान 60A। तो ये बैक EMF जो EB है इसका मान, बाकी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं जनरली, तो इसका मान डिपेंड करता है स्पीड पर। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द मोटर। तो प्रारंभ में इनिशियली मोटर की स्पीड होती है 0। अभी ये मोटर चल नहीं रहा है, तो मोटर की स्पीड कितनी है? 0 है। अभी ये मोटर चल नहीं रहा है तो मोटर की स्पीड कितनी है इस समय? 0। मोटर की स्पीड जब 0 है प्रारंभ में, तो उस टाइम पे बैक EMF का मान कितना होगा? उस टाइम पे बैक EMF का मान 0 होगा। नो बैक EMF, initially there is no back EMF is 0 because motor is not rotating, so there is no back EMF। ऐसी कंडीशन में ये जो वोल्टेज हमने लगाया है, अगर इस समीकरण को यहाँ लगा देंगे तो IA का मान कितना हो जाएगा? प्रारंभ में IA का मान हो जाएगा V का मान कितना है? 220 माइनस 0, EB का मान 0 है इस समय, RA का मान है 0.5। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना? 440 एम्पियर, 440 एम्पियर करंट जाएगी मोटर के अंदर। तो आर्मेचर करंट होगी कितनी? 440 एम्पियर, 440 एम्पियर। ये फुल लोड करंट कितना लिखा हुआ है? 20 एम्पियर। प्रारंभ में अगर डायरेक्ट मोटर को स्विच ऑन कर देंगे तो कितना करंट जाएगी? 440 एम्पियर। इतना हैवी करंट मोटर में क्यों गई प्रारंभ में? क्योंकि प्रारंभ में कोई बैक EMF नहीं है शुरुआत में। जब मोटर चल नहीं रहा है तो बैक EMF नहीं है। मोटर चल नहीं रहा है तो बैक EMF इस समय EB का मान कितना है?
इस समय ईबी का मान 0 है। इस समय इसके आर्मेचर में कितना बैक ईएमएफ है, इस समय आर्मेचर में 0 बैक ईएमएफ है। इसलिए बहुत हैवी करंट जाएगी, इतना ज़्यादा करंट जाएगी इसके आर्मेचर वाइंडिंग में। कितनी करंट जा रही है, रेटेड करंट कितना है, 20 एम्पियर। ये जो रेटेड करंट होती है मोटर की, इसी के अकॉर्डिंग आर्मेचर वाइंडिंग को डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि इसकी आर्मेचर वाइंडिंग जो मोटर की बनाई गई है 20 एम्पियर के लिए बनाई गई है। ये 20 एम्पियर की करंट जब तक इसके अंदर जाएगी, इसकी वाइंडिंग जो है सेफ रहेगी, जलेगी नहीं मोटर की वाइंडिंग। इट कैन हैंडल मैक्सिमम 20 एम्पियर ऑफ करंट। तो ये इसका आर्मेचर वाइंडिंग इतना मोटा होगा, तार इतना मोटा होगा कि 20 एम्पियर की करंट हैंडल कर ले। बट अगर हम मोटर को इस तरह से अगर स्विच ऑन कर देंगे तो कितना करंट जाएगी, 440 एम्पियर, जो कि इस करंट से कितना गुना ज़्यादा है, 22 टाइम्स मोर। 22 गुना करंट ज़्यादा है, 22 टाइम्स मोर। 22 गुना ज़्यादा करंट जाएगी तो क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में नॉर्मल करंट जो जाना चाहिए फुल लोड के समय, जब मोटर फुल लोडेड है तो 20 एम्पियर जाना चाहिए, जा कितना रहा है, 440 एम्पियर। इतना हैवी करंट जाएगी तो वो मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग पे, शाफ्ट पे, बेयरिंग पे और सप्लाई पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव डालता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है या ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है? ये प्रॉब्लम इनफैक्ट टेम्परेरी है, क्योंकि प्रारंभ में बैक ईएमएफ का मान, इनिशियली बैक ईएमएफ का मान 0 है। एक बार जब मोटर चल जाएगा, व्हेन एन इज नॉट जीरो, जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ेगा बैक ईएमएफ का मान 0 नहीं होगा, बैक ईएमएफ बनने लगेगा। बैक ईएमएफ का मान बाद में क्या होगा, व्हेन स्पीड इज नॉट जीरो देन बैक ईएमएफ इज आल्सो नॉट जीरो। बैक ईएमएफ का मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ेगा बैक ईएमएफ का मान 0 से बढ़ने लगेगा। तो बढ़ते स्पीड जैसे जैसे मोटर की बढ़ती जाएगी बैक ईएमएफ का मान बढ़ता जाएगा। तो ये जो भाग है, ऊपर वाला भाग न्यूमरेटर, ये भाग जो अभी हमने लगाया है फार्मूला, तो ये हो जाएगा Ia इक्वल टू 22 माइनस बैक ईएमएफ कुछ होगा, इसका मान 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो बाद में ये जो भाग है, ये भाग 220 नहीं रह जाएगा, ये कम होता चला जाएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ स्पीड के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आर्मेचर करंट का मान घटता जाएगा। इसलिए ये प्रॉब्लम प्रारंभ में है। एक बार मोटर अगर चल गई तो फिर ये करंट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बैक ईएमएफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़ता है वैसे वैसे आर्मेचर करंट जो है वो घटने लगती है। तो ये प्रॉब्लम होती है, बहुत हैवी करंट मोटर ड्रा करती है प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। बाद में मोटर जो है बैक ईएमएफ बिल्डअप होने से क्या होता है कि उतना करंट ड्रा नहीं करती है, बाद में मोटर में करंट हो जाती है सेफ लिमिट में। तो ये प्रॉब्लम प्रारंभ में है। तो क्या ये प्रॉब्लम बड़ी मोटर छोटी मोटर सभी में है? एक्चुअली ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी मोटरों के लिए है, क्योंकि बड़ी मोटरों में ये जो करंट है लंबे समय तक जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट होने में मोटर को काफ़ी समय लगता है। बड़ी मोटर जैसे ये है, ये मोटर वैसे 5 हार्स पावर की मोटर नहीं है, ये मोटर लगभग 1000 हार्स पावर की है। इट इज़ अ वेरी लार्ज मोटर। इस तरह की मोटर को जब स्टार्ट करते हैं, इट टेक्स मोर टाइम, यहाँ समय ज़्यादा लगता है। यहाँ पे क्या होता है, इट टेक्स मोर टाइम। इसका ज़्यादा समय लेने का कारण क्या है? ज़्यादा समय लेने का कारण है इसका इनर्शिया। इसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, टेक्स लॉन्गर टाइम। ड्यू टू हाई इनर्शिया इट टेक्स मोर टाइम। इसका जड़त्व जो है ज़्यादा है, जड़त्व ज़्यादा होने के कारण ये धीरे धीरे स्टार्ट होगी, बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से फुल स्पीड पे नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो करंट जा रही है काफ़ी समय तक चली जाएगी, लंबे समय तक ये करंट जाएगी, क्योंकि इसको बैक ईएमएफ बनने में समय लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये छोटी मोटर होती, बहुत स्मॉल मोटर जैसे कि ये है, तो यहाँ पे इसका इनर्शिया कितना है, लेस है, लेस इनर्शिया, बहुत कम इनर्शिया है। यहाँ कितना इनर्शिया है, हाई इनर्शिया, हाई इनर्शिया। इनर्शिया इसका ज़्यादा है, जड़त्व तो ज़्यादा है, इसके वजह से बहुत समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। उस दौरान ये करंट जाती रहेगी, क्योंकि बैक ईएमएफ तब बिल्डअप होगा जब इसका स्पीड बढ़ेगा। छोटी मोटर में क्या है, इनर्शिया कम है, जैसे ही ऑन करेंगे इसमें स्पीड तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये प्रॉब्लम जो है जनरली बड़ी मोटरों के लिए ज़्यादा है, मीडियम साइज़ की मोटरों के लिए ज़्यादा है। स्मॉल मोटर्स में स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्मॉल मोटर्स में हैवी करंट जाती है बट इट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट टाइम।
बहुत अल्प समय के लिए जाती है ये हैवी करंट छोटी मोटर में, वो उसको टॉलरेट कर सकती हैं। तो ये स्टार्टिंग पीरियड जो होता है इनका शॉर्ट होता है, शॉर्ट। बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं, बैक ईएमएफ बनने लगता है, इसके बाद फिर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। बड़ी मोटरों में मेनली ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इतना अधिक करंट लेगा मोटर तो क्या प्रॉब्लम आएगी मोटर के अंदर। तो इतना अधिक करंट स्टार्टिंग में मोटर में अगर जाएगी तो मोटर के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उनका क्या वो है सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, अभी हमने डिस्कस किया आर्मेचर करंट आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी अपान आर ए। इनिशियली करंट कितना है, वेरी हाई करंट, वेरी हाई करंट, वेरी हाई करंट, बहुत ज़्यादा करंट जाती है प्रारंभ में। अभी हमने कैलकुलेट किया था फुल लोड करंट कितनी है मोटर की, 20 एम्पियर। जा कितना रही है करंट आर्मेचर में, स्टार्टिंग में आर्मेचर में करंट जा रही है 440 एम्पियर। कितना गुना ज़्यादा है ये, 22 टाइम्स मोर है। तो इससे क्या होगा, हमने डिस्कस किया था कि ये अगर शंट मोटर है तो आर्मेचर टार्क जो डेवलप होगा आर्मेचर में वो प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर फुल लोड करंट पे जो टार्क डेवलप होगा मोटर में उसकी तुलना में स्टार्टिंग के समय कितना टार्क डेवलप होगा, 22 टाइम्स मोर, इतना अधिक टार्क डेवलप होगा मोटर में, बहुत हैवी टार्क होगा, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मोटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, पहली प्रॉब्लम ये आएगी, इतना हैवी करंट जो फ्लो करेगी, कहाँ फ्लो करेगी, ये जाएगी इस करंट इसमें आर्मेचर वाइंडिंग में। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, देखिए ये स्लॉट्स में भरी हुई है वाइंडिंग। इनको कितने एम्पियर के लिए बनाया गया है, हमने बताया है फुल लोड करंट है 20 एम्पियर। करंट जा कितना रही है इसमें, 440 एम्पियर। ये इतना हैवी करंट इसमें जा रही है तो क्या होगा, पहला पहला इफेक्ट देखिए, वाइंडिंग जो है वाइंडिंग कॉपर की होगी वो बर्न हो जाएगी, बर्न जल जाएगी वाइंडिंग। क्यों, क्योंकि ये 20 एम्पियर की करंट के लिए तार लगाया गया है, इतना मोटा तार होगा कि वो 20 एम्पियर की करंट को हैंडल कर पाएगा। जा रही है 440 एम्पियर, और छोटी मोटर है तो ये तुरंत घट के आ जाएगी 20 एम्पियर पे। लेकिन अगर बड़ी मोटर है या मीडियम साइज़ की मोटर है तो ये करंट जो है काफ़ी 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड तक ऐसे रहेगी तो क्या होगा, तब तक भर में ये जल जाएगा। सो वाइंडिंग जल सकती है। पहला प्रभाव ये होगा। दूसरा प्रभाव पड़ेगा डेंजरसली हाई टार्क, डेंजरसली हाई टार्क। इतना अधिक टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों, इतना गुना ज़्यादा करंट होने की वजह से इतना डेंजरसली हाई टार्क प्रोड्यूस होगा मोटर में, इतना हैवी टार्क प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा, जर्क आएगा, जर्क, बहुत तेज़ से झटके के साथ मोटर स्टार्ट होगी, बहुत जर्क के साथ स्टार्ट होगी मोटर। चौथा, जर्क के साथ स्टार्ट होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट रोटर का जो शाफ्ट है जिस पे घूम रहा है मोटर, ये ब्रेक हो सकता है, टूट जाएगा, शाफ्ट टूट सकता है। पांचवा, बियरिंग, बियरिंग जो है बियरिंग, ये बियरिंग है जिस पे इसका लोड पूरा रखा हुआ है, जिस पे ये घूमता है, इसको लगाया जाता है कि फ्रिक्शन कम हो। बियरिंग जो है ब्रेक हो सकती है, बियरिंग टूट सकती है, बेरिंग मोटर का टूट सकती है। छठवा, आर्मेचर वाइंडिंग को स्लॉट में रखा गया है, क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इतना हैवी आप केंद्रीय बल लगेगा इसमें कि ये वाइंडिंग इतना तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या आप केंद्रीय बल इतना ज़्यादा लगेगा झटके के साथ कि वाइंडिंग जो है बाहर निकल सकती है, वाइंडिंग में कम आउट, स्लॉट से बाहर निकल के बाहर भाग सकती है, क्योंकि इतना हैवी टार्क है, इतना झटके के साथ जर्क के साथ मोटर स्टार्ट होगी तो वाइंडिंग जो है स्लॉट से बाहर आ सकती है, ये इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सतवां, इसके 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 साथ ही साथ क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज डिप हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज डिप हो जाएगा, डिप कुछ समय के लिए जिसके साथ ये मोटर जुड़ी होगी वो वोल्टेज डिप हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी करंट ड्रा कर रही है मोटर, इतना ज़्यादा करंट ड्रा कर रही है तो क्या होगा, उससे वोल्टेज ड्रॉप होगा,
वोल्टेज ड्रॉप होगा और सप्लाई वोल्टेज जो है वो डिप हो जाएगा। 8वां, जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा। जो भी कनेक्टेड हैं दे आर बैडली अफेक्टेड, बैडली अफेक्टेड, बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सप्लाई वोल्टेज डिप हो रहा है। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से ये इतना हैवी करंट लागू होगा मोटर में। अगर मीडियम और लार्ज साइज की मोटर होगी तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है मोटर के ऊपर और सप्लाई सिस्टम के ऊपर, सभी उपकरणों के ऊपर, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर करंट को लिमिट करते हैं शुरुआत में। बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि प्रारंभ में बैक ईएमएफ नहीं है, बाद में बैक ईएमएफ बनने लगता है। तो आइए जो है देखिए किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड वोल्टेज और आर्मेचर रेजिस्टेंस और बैक ईएमएफ। तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, बैक ईएमएफ जो है वो चेंज होता है, वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि आर्मेचर के सीरीज में अगर हम एक कोई रेजिस्टेंस बाहर से जोड़ दें शुरुआत में आर्मेचर के साथ रेजिस्टेंस जोड़ दें बाहर से, और उसके बाद क्या करें, एक बार मोटर जब चल जाएगी तो करंट जो है वो लिमिट में हो जाएगी। तो प्रारंभ में हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे आर्मेचर के सीरीज में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस करंट को लिमिट कर देगा, शुरुआत में कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा करंट होने से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। एक प्रॉब्लम यहाँ और होती है, कम्यूटेटर जो है बनाया गया है कितने एम्पियर को कम्यूटेट करने के लिए, 20 एम्पियर की करंट को कम्यूटेट करने के लिए। कितना करंट जा रही है, 440 एम्पियर। सो कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर का काम जो है वो प्रभावित हो सकता है। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज बैडली अफेक्टेड। ये 9वां जोड़ लीजिए। कम्यूटेटर कितने करंट को कम्यूटेट करने के लिए बनाया गया है, 20 एम्पियर। कितना करंट जा रही है, 440। सो कम्यूटेटर फंक्शन बैडली अफेक्टेड, कम्यूटेटर का फंक्शन बैडली अफेक्टेड होगा। इसके साथ एक और प्रॉब्लम आएगी, 10वां, वो है स्पार्किंग होगी। यहाँ पे स्पार्किंग, क्यों स्पार्किंग होगी, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में इतनी हैवी करंट जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे हैवी स्पार्किंग होगी कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में। देयर इज स्पार्किंग। तो स्पार्किंग ना हो, ये सब प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए क्या करना है, हमको करंट को लिमिट करना है। तो करंट को लिमिट कैसे करेंगे, करंट को लिमिट करने के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं उसको कहते हैं स्टार्टर। तो कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं स्टार्टर में कि हम प्रारंभ में क्या करेंगे, आर्मेचर के सीरीज में एक बाहर से रेजिस्टेंस लगा लेंगे, सीरीज में बाहर से रेजिस्टेंस लगा लेंगे, ये रियोस्टेट। तो करंट का मान हम सेव कर लेंगे, प्रारंभ में सेव वैल्यू पे कर लेंगे। जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान कम करते जाएंगे और बाद में क्या करेंगे, इसको सर्किट से हटा देंगे। तो ये सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, यही जो लगाने के लिए हम व्यवस्था करते हैं उसी को कहते हैं स्टार्टर। तो कहाँ लगाते हैं हम सीरीज में रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर वाइंडिंग जो है, ये आर्मेचर वाइंडिंग, इसके सीरीज में हम बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिससे कि करंट का मान शुरुआत में कंट्रोल में हो जाए, लिमिट में हो जाए। तो जिसकी सहायता से हम करते हैं उसको बोलते हैं स्टार्टर। स्टार्टर की मदद से हम क्या करते हैं, बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं आर्मेचर के सीरीज में। इसको परमानेंट नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि अगर परमानेंट रेजिस्टेंस बाहर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा रोटर सर्किट का। तो दो प्रॉब्लम आएगी, पहला तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा और दूसरी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे पावर लॉस होगा, मोटर की इफिशियंसी खराब हो जाएगी। हम ये भी नहीं चाहते हैं। सो वी रिमूव दिस रेजिस्टेंस once this resistance facilitates the starting process, we remove it after starting of the motor। तो मोटर को स्टार्ट करने के बाद में इसको हटा लेते हैं। तो देखिए स्टार्टर डीसी मोटर में इसीलिए स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ते हैं इसकी मदद से। स्टार्टर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, देखिए स्टार्टर अपीयरेंस देखिए, बाहर से ऐसे दिखता है। अंदर स्टार्टर कैसे दिखता है, ऐसे। अंदर देखिए स्टार्टर के अंदर क्या होता है, ये बाहर पैनल में ऐसे दिखता है, हैंडल दिख रहा है इसका, और ये दिख रहे हैं कॉपर स्टड्स दिख रहे हैं। अंदर ये ऐसा होता है, अंदर देखिए ये हैंडल होता है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग हैंडल। इसको अच्छे से देख लीजिए,
इसको पकड़ करके इसको इस दिशा में ले जाना पड़ता है। अंदर यहाँ नीचे स्प्रिंग लगी रहती है, इसको बोलते हैं कंट्रोल स्प्रिंग। स्प्रिंग लगी रहती है यहाँ पे नीचे, वो हैंडल को जनरली यहाँ रखता है, इसको बोलते हैं ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन है, और यहाँ जब हैंडल पहुँचता है तो ये होता है ऑन पोजीशन। यहाँ ये कॉइल लगी रहती है, इसको बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल, इसके बारे में अभी हम लोग और बात करेंगे। और ये होता है ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल ओवरलोड से बचाता है मोटर को। नो वोल्ट कॉइल क्या है, जब सप्लाई ऑफ हो जाती है या सप्लाई कट हो जाती है तो ये मोटर का हैंडल जो है स्टार्टिंग हैंडल को छोड़ देता है, तो ये ऑफ पोजीशन में चला जाता है। ये सब अभी डिटेल में हम और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये होता है स्टार्टर। स्टार्टर कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए मोटर में स्टार्टर लगा हुआ है, ये क्या है, ये मोटर है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमने ये लगाया है स्टार्टर, यहाँ रखा हुआ है स्टार्टर। ये स्टार्टर का हैंडल है, ये हैंडल पकड़ के हम इस दिशा में ले जाते हैं। ये कॉपर के स्टड्स होते हैं, इन्हीं स्टड्स से ये आगे फिसलता हुआ जाता है। ये ऑफ पोजीशन होती है हैंडल की, और यहाँ जब पहुँच जाता है तो ऑन पोजीशन होती है। ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार्टर। तो स्टार्टर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। इनके बारे में 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बाद में बात करेंगे, 4 पॉइंट के बारे में बाद में बात करेंगे। पहला जो है जो सबसे कॉमन है वो है 3 पॉइंट स्टार्टर। तो पहले डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। 3 पॉइंट स्टार्टर, इसको क्यों बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक यल होता है लाइन, दूसरा फील्ड होता है, तीसरा होता है आर्मेचर। ये 3 पॉइंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। सप्लाई देखिए, यहाँ से डीसी सप्लाई है जिससे हम मोटर को चलाएंगे, ये सप्लाई है प्लस, ये सप्लाई है माइनस। यहाँ लगाया है सीरीज में एक बल्ब। बल्ब क्यों लगाया है, जिससे कि हमको ये इंडिकेशन मिलता रहे कि सप्लाई प्रेजेंट है कि नहीं है। इफ सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट बल्ब इज ऑफ, एंड इफ सप्लाई इज प्रेजेंट बल्ब इज ऑन। तो इसी वजह से बल्ब लगाया गया है। जिस सप्लाई को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ लगाया गया है स्विच। ये स्विच है, इसको ऑन ऑफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। अब इसका प्लस सिरा देखिए यहाँ है और माइनस सिरा यहाँ है। तो माइनस वाला सप्लाई जो है देखिए, ये डायरेक्ट ले जा रहे हैं हम सीधे। ये देखिए ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे, फील्ड में और आर्मेचर में। ये शंट मोटर में जनरली यूज होता है और कंपाउंड मोटर में। 3 पॉइंट स्टार्टर कहाँ यूज होता है, जनरली शंट मोटर में और कंपाउंड मोटर में। सीरीज मोटर में नहीं यूज होता है। क्यों, क्योंकि सीरीज मोटर में फील्ड और आर्मेचर सीरीज में होते हैं, तो वहाँ 3 पॉइंट का कोई काम नहीं है, वहाँ 2 ही पॉइंट होते हैं। इसीलिए सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर लगता है। तो देखिए जी, माइनस सप्लाई हमने यहाँ से डायरेक्ट दे दिया। वी हैव गिवन माइनस सप्लाई हियर डायरेक्टली। ये देखिए फील्ड और आर्मेचर, ये क्या है, ये है मोटर। मोटर का ये फील्ड है F1 फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा, F2 फील्ड वाइंडिंग का दूसरा सिरा, A1 आर्मेचर वाइंडिंग का पहला सिरा, A2 आर्मेचर का दूसरा सिरा। तो ये आर्मेचर है और दूसरा ये फील्ड है। तो एक सिरा तो हम डायरेक्ट दे दिया, माइनस वाला टर्मिनल यहाँ दे दिया, लेकिन माइनस अकेले देने से मोटर नहीं चलेगा। फील्ड को ना सप्लाई मिली है ना आर्मेचर को। तो जब तक ये प्लस वाला नहीं आएगा ये, तब तक ये मोटर फील्ड नहीं पाएगा, ना ही आर्मेचर पाएगा। तो ये सप्लाई आना ज़रूरी है। इधर से करंट आएगी तो आर्मेचर करंट, इधर से जो करंट आएगी वो फील्ड करंट होगी। तो ये है, फील्ड का टर्मिनल इधर जा रहा है, आर्मेचर का टर्मिनल ये है, फील्ड का पाथ ये है। तो इसके बीच में ये भाग जो है क्या है, ये भाग है पूरा स्टार्टर है। दिस होल पार्ट इज स्टार्टर, ये सब स्टार्टर है, इस भाग को बोलते हैं स्टार्टर। ये पूरा स्टार्टर के अंदर का संरचना है। तो स्टार्टर के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लें। 3 पॉइंट स्टार्टर देखिए, लाइन जो है इसको ले जाया जा रहा है इधर से, ये लाइन का जा रहा है तार, देखिए यहाँ से ये जाता है तो आगे एक कॉइल रूपी हो जाता है, कुंडली बन जाता है। कॉइल कापर की होती है कॉइल, ओवरलोड रिलीज कॉइल बोलते हैं या ओवरलोड कॉइल बोलते हैं। ओवरलोड से बचाता है मोटर को।
मोटर ओवरलोड कैसे होगा और उस पे कैसे ये बचाएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मोटर ओवरलोड हो सकता है। ओवरलोड हो गया मोटर अगर, तो क्या होता है, करंट बढ़ जाती है। कौन सी करंट? आर्मेचर करंट बढ़ जाती है। ओवरलोड होने के कई कारण हैं। या तो हमने मोटर के अंदर जो मैकेनिकल कार्य करा रहे हैं वो ज़्यादा कार्य डाल दिया, या हो सकता है मोटर की बेयरिंग टूट जाए। बेयरिंग टूटने से भी ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि बेयरिंग टूटेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज मोर लोड, एंड ड्यू टू मोर लोड देयर इज मोर आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट ज़्यादा जाएगी तो मोटर जल सकता है, वाइंडिंग जो है जल सकती है। इसलिए आर्मेचर करंट जब एक मैक्सिमम वैल्यू हमने बताया था, फुल लोड करंट जो है कितना, मान लीजिए अभी हम 20 एम्पियर का हम एग्जांपल दे रहे थे, ये बनाया गया है मोटर 20 एम्पियर के लिए, तो 20 एम्पियर को ये मानेगा नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा करंट जाएगी, इससे ज़्यादा कब करंट जाएगी, जब मोटर ओवरलोड होगा। ओवरलोड होते ही मोटर को सप्लाई ऑफ हो जानी चाहिए। अगर नहीं ऑफ हुई सप्लाई तो क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में इतना हैवी करंट जो जा रही है, मान लीजिए ओवरलोड हो गया मोटर और इस पर करंट जा रही है 40 एम्पियर, तो वाइंडिंग बनाई गई है 20 एम्पियर के लिए, जा रही 40 एम्पियर, तो क्या होगा, वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। इससे बचाने के लिए लगाया गया है ओवरलोड कॉइल। तो ओवरलोड कॉइल में क्या होता है, देखिए ये कॉपर की कॉइल होती है, कुंडली लपेटी गई है, एक सॉफ्ट आयरन या स्टील का मटेरियल होता है। दिस इज स्टील और सॉफ्ट आयरन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक। जब इसमें करंट प्रवाहित होती है तो यहाँ चुंबकत्व पैदा होता है। यहाँ एक सिरे पे नॉर्थ बनता है यहाँ पे, और एक सिरे पे साउथ बनता है यहाँ पे। और ये नॉर्थ साउथ कितना स्ट्रांग होगा, ये डिपेंड करेगा इस करंट पे। ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा एमएमएफ, ज़्यादा फ्लक्स बनेगा तो ज़्यादा स्ट्रांग पोल। कम करंट होगी तो कम स्ट्रांग पोल, ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा स्ट्रांग पोल। नीचे एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, यम चुंबकीय पदार्थ है, आयरन का होगा या स्टील का होगा। ये क्या होता है, ये अट्रैक्ट होता है ऊपर की तरफ। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो वो आकर्षित करता है इसको। लेकिन जब तक फुल लोड करंट जो है मान लीजिए 20 एम्पियर जाएगी, तब तक ये अट्रैक्ट का जो फोर्स है इतना तगड़ा नहीं है कि ये इसको ऊपर खींच सके। क्यों? क्योंकि अपनी ग्रेविटी के कारण नीचे है। वेट नीचे की तरफ रखा रहता है अपनी ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू इट्स अ वेट नीचे रखा हुआ है। तो नॉर्मल करंट पे ये इसको ऊपर नहीं खींच पाता है, लेकिन जब ओवरलोड होता है तो ये उसको खींच लेता है ऊपर की तरफ। तो कैसे खींचता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। और ये करंट देखिए कॉइल के बाद जा रही है यहाँ नीचे, नीचे से ये करंट चली जाती है, हैंडल है एक, स्टार्टर हैंडल बोलते हैं इसको। ये ओवरलोड कॉइल की बात हो गई। स्टार्टर हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ करके आगे ले जाना पड़ता है, हैंडल है। दूसरा होता है इसमें स्प्रिंग लगा रहता है हैंडल के नीचे, देखिए एक स्प्रिंग लगा है, ये इलास्टिक मटेरियल का बना होता है, प्रत्यास्थ पदार्थ का। इसका काम ये है कि हैंडल को हमेशा ऑफ पोजीशन में रखना। हैंडल कहीं भी जाए हमेशा ये एक बल लगाए रहता है इस दिशा में, जिससे कि हैंडल हमेशा ऑफ पोजीशन में बना रहे। ये स्प्रिंग का काम होता है। ये सप्लाई नीचे नीचे हैंडल के अंदर से देखिए यहाँ आ जाती है, नीचे हैंडल के निचले भाग में। इस हैंडल के साथ में एक ये भाग लगा होता है, सॉफ्ट आयरन का पीस होता है। इसको क्यों लगाया गया है, क्योंकि हम यहाँ हैंडल जब पहुँच जाएगा, ये ऑफ पोजीशन है तो ये जो है ऑन पोजीशन है, या रन पोजीशन भी बोलते हैं इसको, रन पोजीशन। रन करते समय मोटर यहाँ होता है हैंडल इस टाइम पे। तो यहाँ हम इसको हैंडल को दो ऑप्शन है, या तो यहाँ ला करके इसको हम पकड़े रहें, होल्ड रखें, या इसको हम कहीं से बांध दें किसी रस्सी से। तो ये दोनों नहीं करते हैं, क्योंकि होल्ड करना पॉसिबल नहीं है, और किसी चीज़ से बांध देंगे तो नई समस्या क्रिएट हो जाएगी, अभी उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए ये होल्ड कॉइल होता है या नो बोल्ट कॉइल होता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, बिल्कुल इसी प्रकार का। जैसे यहाँ बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है। ये है नॉर्थ साउथ पोल बन जाएगा। जब इसमें करंट जाएगी तो ये क्या करेगा, इस भाग को, यम भाग है, इसको अपने साथ पकड़ लेगा यहीं पे। ये इसको इससे अपने साथ चिपकाए रखेगा, होल्ड रखेगा। तो ये होल्ड कॉइल भी बोलते हैं, नो बोल्ट कॉइल भी बोलते हैं। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। तो यहाँ सप्लाई नीचे भाग में आ गई। आगे क्या किया गया है, ये देखिए स्टड्स लगे होते हैं कापर के, कापर धातु के। ये संपर्क स्थापित करते हैं, स्टड्स के बीच में होते हैं रजिस्टेंस।
एक स्टड दूसरे स्टड के बीच में एक प्रतिरोध लगाया गया है R1, स्टड 2 और स्टड 3 के बीच में R2, स्टड 3 स्टड 4 के बीच में R3। ये अलग अलग वैल्यू के प्रतिरोध लगाए गए हैं। ये कॉपर के पत्तियां होती हैं मोटी मोटी, ये जो स्टड्स जिनको बोल रहे हैं, इनसे संपर्क होते हुए ये हैंडल यहाँ जाता है, फिर 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 यहाँ जाता है। तो इस तरह से हैंडल आगे मूव करता है इस रास्ते से। इनके बीच में प्रतिरोध लगे होते हैं, R1 प्रतिरोध लगा है। जब ये हैंडल 1 के संपर्क में आएगा तो कितना करंट, जो भी करंट जाएगी वो इस रास्ते से जाएगी, करंट यहाँ से जाएगी, आर्मेचर की करंट इधर से। तो सभी रजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 सब जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, जब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो R1 कट हो जाएगा आर्मेचर से, केवल R2, R3, R4 ये रहेंगे। जब इसको हैंडल को और आगे मूव करेंगे, यहाँ लाएंगे, तो R1, R2 आर्मेचर की सीरीज से कट जाएंगे। अब करंट का पाथ क्या होगा, अब करंट का पाथ ये होगा। तो रजिस्टेंस धीरे धीरे कट हो जाएंगे जैसे जैसे हैंडल को आगे मूव करेंगे। जब हम हैंडल को लाएंगे 4 पे तो ये R4, R5 रहेंगे, ये पाथ है। फिर जब हैंडल को ले जाएंगे 5 पे तो ये केवल R5 रहेगा। और जब हैंडल को रन कंडीशन में ले जाएंगे सारे रेजिस्टेंस कट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम स्टेप में जैसे जैसे हैंडल को आगे मूव करते हैं, ये रेजिस्टेंस जिनका मान आर्मेचर करंट के वैल्यू के ऊपर हम डिसाइड करते हैं, कितना सेफ लिमिट में रखना है करंट को, उस हिसाब से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। देयर वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ करंट। तो ये है आर्मेचर करंट का पाथ इधर से है, ये इधर से पाथ है। फील्ड करंट का पाथ देखिए किधर से है, फील्ड करंट का पाथ देखिए 1 से जाता है, इधर से जाएगी फील्ड करंट, यहाँ से ये नो वोल्ट कॉइल में जाएगी, फिर ये फील्ड करंट इधर से जाएगी, ये फील्ड करंट का पाथ है। तो जब यहाँ होगा तो फील्ड करंट किधर से जाएगी, इधर से। जब आगे मूव कराएंगे, जब इसको 2 पे ले जाएंगे तो यहाँ पे फील्ड करंट का पाथ किधर से होगा, फील्ड करंट जब ये 2 पे जाएगा तो फील्ड करंट का पाथ किधर से होगा, इधर से होगा। तो आर में फील्ड के सीरीज में R1 जुड़ जाएगा। लेकिन फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है REF बहुत हाई होता है, इट इज़ वेरी हाई। तो इसकी तुलना में जो R1 है वेरी लेस, R1 इज वेरी लेस कंपेयर टू REF। सो इसलिए इसको सीरीज में जोड़ने से बहुत ज़्यादा प्रभाव फील्ड के रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा। जब 3 पे ले जाएंगे तो कहाँ से फील्ड का पाथ होगा, इधर से R1, R2 हो जाएंगे फील्ड के सीरीज में। जब 4 पे ले जाएंगे तो फील्ड का पाथ क्या होगा, फील्ड का पाथ होगा फील्ड करंट का ये पाथ होगा, ये। तो रेजिस्टेंस फील्ड का बढ़ता जा रहा है, ये R1, R2 जब यहाँ रन कंडीशन में होगा तो फील्ड करंट को किधर से मार्ग मिलेगा, ये मार्ग है फील्ड करंट का मार्ग, ये है ये। तो फील्ड रेजिस्टेंस हमने बताया चूंकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रन कंडीशन में भी अगर रेजिस्टेंस जुड़ गए हैं तो उससे फील्ड रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम ये ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, फील्ड रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फील्ड रेजिस्टेंस होता है 800-900 ओम, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 ओम 50 ओम ऐसे होगा। तो ये डिपेंड करता है कितना सेफ करंट हम जो है मोटर के अंदर ले जाना चाह रहे हैं, कितना सेफली। ये होता है, ये डिज़ाइन होता है इसका, रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। ये होल्ड कॉइल या नो बोल्ट कॉइल का काम क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे रन कंडीशन में यहाँ है और सप्लाई कट हो जाए और हैंडल यहीं पे पड़ा रह जाए ऐसे। तो हैंडल अगर पड़ा रह जाएगा यहीं पे, या हमने यहाँ इसको बांध दिया है किसी रस्सी के साथ में या किसी तरीके से, और यहीं ये पड़ा रह गया तो और सप्लाई तुरंत रिज्यूम हो गई, आ गई अगर सप्लाई अगर आ गई यहीं पे इसके रहते हुए सप्लाई आ गई, तो फिर आर्मेचर करंट देखिए कितना हो जाएगी, आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कट है सब। तो डायरेक्ट जो प्रॉब्लम अभी हम बता रहे थे वही प्रॉब्लम होगी, सारे रेजिस्टेंस कट हो गए हैं। तो आर इज़ वेरी स्मॉल, सो करंट इज़ वेरी हाई, तो वो मोटर को वही प्रभाव पड़ेगा जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। इसलिए ये हैंडल छूट जाना चाहिए, जैसे ही सप्लाई कट हो ये हैंडल यहाँ से इसको छोड़ दे, ये होल्ड कॉइल जो है इसको छोड़ दे, हैंडल ऑफ पोजीशन में चला जाए। जब दोबारा सप्लाई आए तो दोबारा हम लाएंगे तो फिर से ये सीरीज में इसके साथ रेजिस्टेंस रहेंगे,
तो आर्मेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे मोटर चलेगा, बैक ईएमएफ बनेगा, तो फिर ये कट होगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ अगर रह जाता तो मोटर रुक गई है, सप्लाई डायरेक्ट आ गई, बैक ईएमएफ 0 है, सीधा जो है फुल अप्लाई वोल्टेज हो जाएगा और मोटर में बहुत हैवी करंट जाएगी और मोटर जल सकती है। इस वजह से ये 9 वोल्ट कॉइल क्या करता है, जैसे ही सप्लाई जाती है वैसे ही क्या होता है, इसकी एनर्जी लूज हो जाती है, इस कॉइल की एनर्जी ये लूज कर देता है। एनर्जी लूज करते ही इसका चुंबकत्व तो ख़त्म हो जाता है। चुंबकत्व तो नॉर्थ साउथ जो पोल बने हैं, सप्लाई जा रही है इसलिए बने हैं, जैसे ही सप्लाई गई ये ख़त्म तो क्या होगा, ये छोड़ देगा इसको, और स्प्रिंग क्या करेगा, इसको स्प्रिंग अपने प्रेशर बनाए रखता है, वो वापस ले जाएगा खट से तुरंत ऑफ पोजीशन में, और हैंडल ऑफ पोजीशन में चला जाएगा तुरंत। तो ये होता है 9 वोल्ट कॉइल या होल्ड कॉइल का काम ये होता है मोटर स्टार्टर में। ये ओवरलोड कॉइल कैसे काम करता है, देखिए ओवरलोड कॉइल ऐसे काम करता है, हमने बताया मोटर ओवरलोड हो गया, क्यों ओवरलोड हो गया, या तो इस पर हम ज़्यादा मैकेनिकल लोड दे दिए, या बियरिंग टूट गया, या किसी वजह से आर्मेचर करंट बढ़ेगी। आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, ये करंट बढ़ेगी, ये करंट बढ़ेगी, ये करंट कहाँ से जा रही है, इसी कॉइल से जा रही है, ये करंट बढ़ेगी। ये करंट बढ़ेगी तो चुंबकत्व तो यहाँ बढ़ेगा, चुंबकत्व तो बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा इस कॉइल में, इस कॉइल में चुंबकत्व तो बढ़ेगा ओवरलोड कॉइल में, जैसे ही ओवरलोड होगा मोटर तो मैग्नेटिज्म यहाँ बढ़ेगा, स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग हो जाएगा तो मैंने बताया नॉर्मली ये ऊपर खींच नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही ज़्यादा करंट जाएगी ये खींच लेगा ऊपर, खींच लेगा ऊपर। तो यहाँ पे ये जो है ये ट्रिंगुलर ये शेप का ये लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इन दोनों भाग को शॉर्ट कर देगा, आपस में जोड़ देगा, शॉर्ट कर देगा। तो ये देखिए शॉर्ट कर रहा है, किसको शॉर्ट कर रहा है, ये इस कॉइल के सिरे हैं आपस में, इसको शॉर्ट कर देगा सिरों को, तो इसकी जो एनर्जी होगी लूज हो जाएगी, सप्लाई होते हुए भी एनर्जी लूज हो जाएगी, क्योंकि इसके सिरे शॉर्ट सर्किट कर दिया इसने। ओवरलोड होने से क्या हुआ, इस मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को ये खींचेगा ऊपर, क्योंकि इसका चुंबकत्व तो स्ट्रांग हो गया है, ऊपर खींचेगा तो इसके सिरे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये जाएगा ट्रिंगुलर भाग, जब ऊपर जाएगा तो इनको जोड़ देगा आपस में, इनको जोड़ेगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया सिरा, इस कॉइल का सिरा शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से यहाँ जो चुंबकत्व है वो ख़त्म हो जाएगा, चुंबकत्व ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, कॉइल की एनर्जी लूज हो जाएगी। एनर्जी लूज होने से क्या होगा, मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा, मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, हैंडल को, हैंडल को छोड़ देगा, तो ये हैंडल स्प्रिंग के कारण वापस चला जाएगा पोजीशन में, और मोटर जो है ओवरलोड से बच जाएगी। इस तरह से मोटर को ये प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड से, या बियरिंग टूटने से, या मोटर के अंदर कोई फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से मोटर में ज़्यादा करंट जा रही है, शॉर्ट सर्किट आ रही है मोटर के अंदर, आर्मेचर करंट अगर बढ़ेगी तो ये ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करेगा और मोटर को बचा देगा, सेव करता है। सो ये दो 9 वोल्ट कॉइल और ओवरलोड कॉइल दोनों क्या करते हैं, मोटर को बचाते हैं, दे सेव द मोटर। ये 3 पॉइंट स्टार्टर का देखिए थोड़ा और क्लियर इमेज, ये जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, ये है ओवरलोड कॉइल, ओवरलोड कॉइल ये जब ओवरलोड होता है मोटर में, देखिए आर्मेचर करंट बढ़ती है, आर्मेचर करंट बढ़ती है तो देखिए ये करंट बढ़ती है, ये करंट इस समय हैंडल कहाँ होता है, ये हैंडल इस समय यहाँ होता है, तो ये करंट जा रही है इधर से, ये नीचे से आ रही है ये करंट इसमें हैंडल में, ये करंट जाएगी इधर से, इधर से ये करंट बढ़ती है, ये करंट बढ़ती है तो क्या करता है, ये करंट बढ़ती है तो क्या करता है, ये इसको ऊपर खींचता है, ऊपर खींचता है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या है, ये 9 वोल्ट कॉइल के दोनों सिरे हैं, तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी खो देता है, यहाँ जो चुंबकत्व है खो देता है, तो चुंबकत्व खो देता है तो ये जो ये भाग जो पकड़े हुए है, इस भाग को चुंबकीय पदार्थ का होता है, ये इसको पकड़े रहता है, ये यहाँ यहाँ चिपका रहता है, तो इसको छोड़ देता है। तो ये क्या करता है, स्प्रिंग के कारण, ये जो स्प्रिंग लगा है हैंडल में, इसको खींच करके ऑफ पोजीशन में कर देता है और मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट कर देता है। और ये 9 वोल्ट कॉइल कैसे ऑपरेट करता है, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। 9 वोल्ट कॉइल जब इसमें सप्लाई ऑफ हो जाती है और ये यहीं 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 पे रहता है, तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ होते ही इसका चुंबकत्व लूज हो जाता है, ये इसको छोड़ देता है, इस पदार्थ को, ये टुकड़ा चिपका रहता है यहाँ जाके इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसको छोड़ देता है। तो क्या होता है, स्प्रिंग के प्रेशर से ये हैंडल चला जाता है, स्प्रिंग के वजह से वापस चला जाता है ऑफ पोजीशन में। तो सप्लाई दोबारा आने पर
ये रजिस्टेंस पुनः सीरीज में लगाने पड़ेंगे, तभी मोटर स्टार्ट होगा। यहाँ रह जाता तो ये डायरेक्ट हो जाता, आर्मेचर में जो रजिस्टेंस है केवल उतना ही रहता और मोटर जो है जल सकती है, आर्मेचर वाइंडिंग इसकी जल सकती है। तो ये जो है ये है। तो कैसे काम करता है, हैंडल को आप पोजीशन से जब यहाँ लाएंगे तो आर्मेचर में करंट जाएगी इधर से सभी रजिस्टेंस से होते हुए, तो ये रजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे सब। जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, यहाँ लाएंगे ये कट हो जाएगा, 3 पे लाएंगे हैंडल को तो ये भी कट हो जाएगा आर्मेचर के सीरीज में। 4 के साथ जब लाएंगे 4 पे हैंडल पहुँचेगा तो ये तीनों कट हो जाएंगे। 5 पे हैंडल जाएगा तो ये चारों कट हो जाएंगे, सब कट हो जाएंगे आर्मेचर से, केवल ये रह जाएगा। 5 पे लाएंगे तो 6 पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे तो सारे कट हो जाएंगे। तो ये मोटर रन कंडीशन में इस समय होगा। फील्ड की सप्लाई किधर से जाएगी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फील्ड की सप्लाई जाएगी इधर के साथ। जब रन कंडीशन में होगा तो फील्ड की सप्लाई इधर से जाएगी, इधर से ये। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस जो है बहुत हैवी है, इसलिए उसके सापेक्ष में ये रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इनको कोई सीरीज में जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड 3 पॉइंट स्टार्टर। इसको 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों बोलते हैं, हम ये पहले ही बता चुके हैं। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, लाइन, फील्ड एंड आर्मेचर। ये जनरली शंट मोटर में या कंपाउंड मोटर में यूज होता है। ये इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। देखिए इसके विभिन्न भाग, ये सप्लाई है प्लस माइनस, यहाँ से ऑन करते हैं, ये ओवरलोड कॉइल है, ये हैंडल है, ये है मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ये यहाँ जाके ऑन कंडीशन में, रन कंडीशन में यहाँ ही जाके पकड़ लेता है इसको। नो वोल्ट कॉइल, ओवरलोड कॉइल, ये फील्ड है, ये आर्मेचर है, ये सब आपको पता है। ये होता है 3 पॉइंट स्टार्टर। कैसे जाता है आगे, ये देखिए इस तरह से आगे जाता है। पहले ऑफ पोजीशन में, फिर स्टार्ट 1 से, फिर स्टार्ट 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। पहले R1, R2, R3 सब, R4 सब सीरीज में है आर्मेचर के। फिर R1 कट हुआ, R2 कट हुआ, R3 कट हुआ, फिर R4 कट हुआ। इस तरह से रन कंडीशन में जब पहुंचता है तो सभी रजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज से कट हो जाते हैं और वो रजिस्टेंस जाके जुड़ जाते हैं फील्ड के साथ सीरीज में। करंट का पाथ हो जाता है रजिस्टेंस से होते हुए फील्ड में। तो ये होता है स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। इस स्टार्टर में एक प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी हम मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो मोटर की स्पीड कंट्रोल करते समय हम क्या करते हैं, कभी कभी हम फील्ड में रियोस्टेट लगाते हैं। ये आप फील्ड स्पीड कंट्रोल जब सीखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। सीरीज में फील्ड के सीरीज में रियोस्टेट लगाते हैं। इससे क्या करते हैं हम, इससे हम फील्ड की करंट को कम करते हैं। फील्ड की करंट कम करते हैं क्यों, फील्ड फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के। तो फील्ड फ्लक्स जो है इसको हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि स्पीड जो होता है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको बाद में पता चलेगा। फ्लक्स का मान हम कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है मोटर की। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम फ्लक्स कम करते हैं। तो फ्लक्स कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, फील्ड करंट को कम करना पड़ता है। तो फील्ड करंट को कम करने के लिए सीरीज में रियोस्टेट लगाते हैं फील्ड के। तो रियोस्टेट लगाएंगे, फील्ड करंट कम करेंगे तो क्या होगा, हम अभी बता रहे थे कि रन कंडीशन में ये हैंडल इसको पकड़े रहता है, पकड़े रहता है। अगर आप मोटर नॉर्मल चल भी रही है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, मोटर चल रही है, लेकिन हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। हमने फील्ड करंट को रिड्यूस कर दिया, एक समय ऐसा आएगा कि इसका चुंबकत्व बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो चुंबकत्व पैदा हो रहा है वो डिपेंड करता है फील्ड करंट पे। फील्ड करंट हम कम कर रहे हैं क्यों, फील्ड फ्लक्स कम करने के लिए। फील्ड फ्लक्स क्यों कम कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन इस प्रयास में अगर ये चुंबकत्व तो कम हो गया और स्प्रिंग का प्रेशर जो है उससे ज़्यादा हो गया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको खींच ले जाएगा वापस और मोटर हो जाएगी ऑफ। चलते चलते ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगी मोटर। तो ये सप्लाई कट हो जाएगी मोटर की और मोटर इंटरप्ट हो जाएगी, इंटरप्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अनडिजायरेबल चीज़ है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, हमने बताया था थोड़ी देर पहले, रन कंडीशन में जब ये यहाँ होता है तो फील्ड के सीरीज में इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये फील्ड के सीरीज में रहने से क्या होगा, फील्ड में एक तो पावर लॉस होगा, ये फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है इतना, ये भी डिज़ायरेबल नहीं है। इसलिए इन दोनों समस्याओं से ओवरकम होने के लिए, इनको छुटकारा पाने के लिए, इन समस्याओं से हम यूज़ करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम है, यही दो प्रॉब्लम है। पहला, स्पीड कंट्रोल करते समय कभी कभी इसका फील्ड काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और हैंडल छोड़ देगा।
मोटर ऑफ हो जाएगी, मोटर का हैंडल चला जाएगा ऑफ पोजीशन में फील्ड कम होने से। दूसरा, यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस काफ़ी जुड़ जाता है फील्ड के ये। तो इन दोनों समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बनाया गया है 4 पॉइंट स्टार्टर। ये तो 3 पॉइंट स्टार्टर है। रन कंडीशन में दो प्रॉब्लम आ रही हैं। पहला, एक तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल करने के लिए हम फील्ड को वीक कर रहे हैं, हो सकता है हैंडल छोड़ दे ये नो बोल्ट कॉइल। दूसरा, फील्ड की सीरीज में इतना रजिस्टेंस जुड़ जा रहा है, दोनों ही अनडिजायरेबल हैं, लॉस होगा उससे। तो क्या करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर बनाते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर, इसमें 4 पॉइंट हैं, देखिए लाइन, फील्ड, आर्मेचर तो है ही हैं, तीसरा एक ये है यन। ये क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि अभी हम क्या कर रहे थे, फील्ड की सप्लाई जो दे रहे थे नो बोल्ट कॉइल के थ्रू दे रहे थे। यहाँ देखिए फील्ड की सप्लाई किधर से जा रही है, यहाँ फील्ड की सप्लाई जा रही है नो बोल्ट कॉइल से, इसके माध्यम से होके जा रही है। तो फील्ड की करंट को हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो इस करंट पे भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वही करंट इधर से जा रही है। इसलिए अगर हम इसकी व्यवस्था अलग कर दें, नो बोल्ट कॉइल की सप्लाई अलग कर दें, फील्ड की सप्लाई अलग कर दें, दोनों की, तो फील्ड पे हम कंट्रोल करेंगे, फील्ड कम ज़्यादा करेंगे तो इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही व्यवस्था करते हैं हम 4 पॉइंट स्टार्टर में। देखिए यही है डिफरेंस। आप देखिए आर्मेचर में कोई बदलाव नहीं, जैसा था वैसा अभी भी है, आर्मेचर की तरफ से कोई चेंज नहीं है। 4 पॉइंट स्टार्टर में वैसा ही है, ये मोटर है, ये फील्ड है। इस बार क्या किया है, फील्ड जो नो बोल्ट कॉइल है और फील्ड सप्लाई है उसको दो दो काम किया है। पहला काम ये किया है कि नो बोल्ट कॉइल को सेपरेट किया है, फील्ड कॉइल से सेपरेट कर दिया। क्यों, क्योंकि हम फ्लक्स कंट्रोल करेंगे, ये हैंडल को छोड़ देता है, इसलिए सेपरेट कर दीजिए, इसको फ्लक्स कंट्रोल करिए, इसका इससे प्रभाव को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नो बोल्ट कॉइल है, उसकी करंट है, ये अलग है, ये अलग है। दूसरा, जो रजिस्टेंस बढ़ जा रहा था तो रजिस्टेंस को हमने क्या किया है, उसको हटाने के लिए ब्रास आर्क यूज़ किया है, ब्रास आर्क ये यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, ये सब सेम है, ओवरलोड रिलीज कॉइल सेम, सप्लाई सेम, ये सब सेम, यहाँ का पार्ट सेम है, ये वही है, ये वही है। नो बोल्ट कॉइल का काम वैसा ही है, ओवरलोड कॉइल का काम वैसा ही है, स्प्रिंग वैसा ही है, हैंडल वैसा ही है, ये मटेरियल वैसा है, सब वैसा है। इस बार फ़र्क क्या है, देखिए ये कि यहाँ पे मेटालिक पार्ट रख दिए ब्रास। ये जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या करेगा, फील्ड की सप्लाई को रजिस्टेंस के थ्रू ना ले जा करके सीधे ले जाएगा डायरेक्ट फील्ड में। देखिए तो अब फील्ड को मिलेगा सप्लाई से डायरेक्ट, और उसका नो बोल्ट कॉइल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आ गया ये हैंडल यहाँ आ गया तो हैंडल यहाँ सप्लाई देगा आर्मेचर को, आर्मेचर की सप्लाई जा रही है, ठीक है। हैंडल जब यहाँ आ गया तो फील्ड को सप्लाई देगा इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है फील्ड को। अब फील्ड फ्लक्स अब कम ज़्यादा करिए, फील्ड करंट को कम ज़्यादा करिए अब यहाँ पे, इससे प्रभाव जो है नो बोल्ट कॉइल पे नहीं पड़ेगा। तीसरा देखिए, नो बोल्ट कॉइल की करंट किधर से जाएगी, वो करंट जाएगी इधर से, इधर से होते हुए, देखिए दो सिरे इसके ये हैं, यहाँ एक दूसरा यहाँ, ये दो टर्मिनल है नो बोल्ट कॉइल के। तो इसलिए इस बार तीनों का सेपरेट पाथ दे दिया, फील्ड करंट का पाथ सेपरेट, आर्मेचर का पाथ सेपरेट, और ये नो बोल्ट कॉइल की करंट जो है वो सेपरेट है। ये से करंट, ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा दिया है उसके सीरीज में, जिससे कि करंट जो है सेफ लिमिट में रहे। अब यहाँ पे क्या है, जब हैंडल यहाँ होगा तो नो बोल्ट कॉइल अपना काम करेगा, उसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। और फील्ड पे हम कम ज़्यादा करेंगे फील्ड करंट को, ये रजिस्टेंस लगा के फील्ड फ्लक्स हमने बताया था स्पीड बढ़ाते घटाते हैं, तो उसका प्रभाव नो बोल्ट कॉइल की करंट पे नहीं पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा, इस करंट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो करंट है वो उसको सेम वोल्टेज मिल रहा है, तो इसको वोल्टेज वही मिल रहा है, इसको भी वोल्टेज वही मिल रहा है, इसको भी वोल्टेज वही मिल रहा है, सबको वोल्टेज कितना मिल रहा है, V। इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, V। आर्मेचर को वोल्टेज कितना मिल रहा है, V। सबको सेम वोल्टेज मिल रहा है, सब पैरेलल में जुड़ गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर में ये व्यवस्था की जाती है कि नो बोल्ट कॉइल जो है उसकी सप्लाई सेपरेट, फील्ड की सप्लाई सेपरेट कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रास आर्क। ब्रास आर्क की मदद से हम रजिस्टेंस भी हटा देते हैं फील्ड के सीरीज में जितने रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं,
उनको हटा देते हैं। तो ये होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। इनका यूज कहाँ करते हैं? इनका यूज जनरली करते हैं शंट मोटर या कंपाउंड मोटर में करते हैं। सीरीज मोटर में जनरली इनका यूज नहीं करते हैं। तो सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में यूज करते हैं। तो सीरीज मोटर का देखिए आर्मेचर में जाएगी सप्लाई, एक लाइन से आ रही है, तो ये लाइन है और आर्मेचर है, इसीलिए इसको 2 पॉइंट बोलते हैं। यहाँ 2 पॉइंट होता है, एक लाइन होता है, दूसरा आर्मेचर होता है। तो यहाँ का अरेंजमेंट भी वैसा ही होता है, एग्जैक्टली सेम। फर्क केवल ये होता है कि यहाँ नो बोल्ट क्वाइल, फील्ड क्वाइल, आर्मेचर क्वाइल देखिए। तो यहाँ फील्ड और आर्मेचर दोनों एक ही हैं, क्योंकि यहाँ सीरीज मोटर में फील्ड जो है वही करंट होती है जो आर्मेचर में होती है, वही करंट होती है, सबकी सेम होती है। तो इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, 2 ही पॉइंट होते हैं यहाँ पे। यही सप्लाई जाएगी फील्ड में जाएगी, यही सप्लाई जाएगी आर्मेचर में जाएगी, दोनों में। तो बाकी जो डिज़ाइन है, बाकी जो व्यवस्था है वो सब सेम है। यहाँ पे आर्मेचर करंट कितनी होती है? यहाँ पे आर्मेचर करंट होती है V माइनस ई बी अपान आर्मेचर रजिस्टेंस। यहाँ ये होता है आर्मेचर रजिस्टेंस प्लस सीरीज फील्ड रजिस्टेंस प्लस ये जो रजिस्टेंस लगाया गया है ये रजिस्टेंस है। तो ये है कंस्ट्रक्शन 2 पॉइंट स्टार्टर का। यहाँ क्या है देखिए, मिलता जुलता है। ये क्या है? ओवरलोड कॉइल है। ये क्या है? स्प्रिंग है। ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे उसमें बनाया था वैसे यहाँ भी है। ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या है? हैंडल है, स्टार्टिंग हैंडल। ये जनरली ऑफ पोजीशन में रहता है, या यहाँ पे ऑफ पोजीशन में। जब इसको यहाँ देखिए स्टड 1, स्टड 2, स्टड 3, ये कापर की पत्तियाँ होती हैं मोटी मोटी। स्टड 4 इस तरह से, इनके बीच में रेजिस्टेंस लगे हैं R2, R3, R4। ये हमें इसको जब इसको मूव कराते हैं, यहाँ आता है संपर्क में, तो सीरीज मोटर में भी सप्लाई जो जाती है, इसकी पाथ देखिए इधर से R1, R2, R3, R4 होते हुए इधर से होते हुए ये पाथ नहीं है, इधर से पाथ ये जाएगा, इधर से करंट जाएगी, इधर से ये फील्ड में जाएगी, यही आर्मेचर में जाएगी। जैसे जैसे हैंडल आगे मूव करेंगे, हैंडल यहाँ आ गया तो R1 कट हो जाएगा, ये R2, R3, ये और हैंडल आगे बढ़ाएंगे, R1, R2 भी कट हो जाएगा, ये हो जाएगा पाथ सप्लाई का, करंट का। और आगे हैंडल बढ़ाएंगे, ये पाथ हो जाएगा, और आगे हैंडल बढ़ाएंगे, सारे रेजिस्टेंस कट। अब मोटर नॉर्मल रन कंडीशन में आ गई है। ये नो बोल्ट कॉइल इसको होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा जब तक कि सब नॉर्मल है। और ये मोटर इस तरह से स्टार्ट हो गया। अब मोटर चलता रहेगा। अगर ओवरलोड हुआ तो ये ऑपरेट करेगा। अगर नो बोल्ट हुआ, सप्लाई ऑफ हो गई, कट हो गई, तो ये नो बोल्ट कॉइल ऑपरेट करेगा और ये नो बोल्ट कॉइल इसको छोड़ देगा, हैंडल ऑफ पोजीशन में चला जाएगा और मोटर जो है सेफ रहेगी। फिर दोबारा जब लगाएंगे इसको तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते हुए तब आएगा ये। तो ये मैनुअल स्टार्टर्स हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ये मैनुअल हैं। ऑटोमेटिक स्टार्टर्स भी हो सकते हैं, जिनमें कॉन्टैक्टर्स वगैरह, टाइमर्स वगैरह यूज करके हम मोटर को ऑटोमेटिकली कमांड दे के उसको सेट करके टाइमर हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हैंडल को अपने से मूव कराना नहीं पड़ता है, ले जाना नहीं पड़ता है। ये होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। ये देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर कैसे होता है। ये डीसी मोटर, ये है सीरीज मोटर है, इसके फील्ड के सीरीज में। तो यहाँ एक लाइन होता है, एक होता है आर्मेचर। ये 2 पॉइंट होते हैं, इनके सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये नो बोल्ट कॉइल ये है, और यहाँ ओवरलोड कॉइल भी होगा, उस ओवरलोड से बचाएगा। तो ये होता है स्टार्टिंग सीरीज मोटर। शंट मोटर में भी बना सकते हैं हम 2 पॉइंट स्टार्टर को, शंट मोटर के लिए भी। उसके लिए यहाँ ब्रास आर्क यूज करना पड़ेगा। तो ये जब यहाँ आएगा तो सप्लाई का पाथ, आर्मेचर का पाथ इधर होगा, फील्ड का पाथ इधर से होगा। जब ये 2 पे आएगा हैंडल,
हैंडल 2 पे आएगा तो आर्मेचर का पाथ इधर से होगा, R1 कट हो जाएगा और फील्ड का पाथ इधर से होगा। 3 पे आएगा हैंडल तो ये पाथ होगा इधर से और इसका पाथ होगा इधर से। 4 पे आएगा हैंडल यानी रन पे, तो ये सारे रेजिस्टेंस कट हो गए आर्मेचर से और इधर से भी सप्लाई। तो 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज शंट मोटर में भी कर सकते हैं, सीरीज मोटर में भी कर सकते हैं, बट जनरली शंट मोटर में यूज़ 2 पॉइंट का कम करते हैं, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट का करते हैं। ये स्टार्टर जनरली सीरीज मोटर में यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।